नमस्कार। लर्निंग क्लब में आपका सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है ये पुर्तगाल जो यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन हुआ था। जैसे हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ बहुत दिनों तक राज किए, लेकिन अंग्रेज़ के अलावा भी बहुत ऐसे लोग थे, बहुत ऐसे फॉरेनर थे जो हमारे देश पर वो भी राज किए और वो भी इंडिया में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, व्यवसायिक, है ना, ये सब लेकर के मतलब कार्य किए हैं और बहुत दिनों तक भारत में रहे। उसी में एक देश है पुर्तगाल, जिसका राजधानी लिस्बन। और पुर्तगाल आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये 1498 में, है ना, आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। मतलब 1498 में ये वास्को डी गामा आया और सबसे अंत में ये गया, 1961 में गया। इसका मतलब हो गया कि सबसे ज़्यादा दिन तक रहने का काम किसने किया? पुर्तगाल ने ही किया। तो इसके आज के क्लास में हम लोग पूरा पुर्तगालियों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से वो भारत में आए और उनका क्या पृष्ठभूमि रहा, क्या ऐसा बना। तो ये 15 मिनट के वीडियो में पूरे पुर्तगाल चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। और ये जितने भी एग्ज़ाम जिसमें जनरल स्टडीज पूछे जाते हैं, बीपीएससी सिविल सर्विसेज से लेकर के हर तरह, रेलवे, एसएससी, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, बिहार पुलिस, है ना, सब में आपका ये आएगा। और 15 मिनट आप स्थिर से इस वीडियो को देखें और उसमें जो सजेशंस रहे वो आप ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले भारत और यूरोप के बीच जो है व्यापारी संबंध जो है पहले से ही चल रहा था, ऐसा नहीं कोई नया बात है। लेकिन ये जो व्यापारिक संबंध जो था, व्यापारिक संबंध माने जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज रिलेशंस हैं, वो मुख्य मार्ग जो था स्थल मार्ग और लाल सागर के माध्यम से ये होता था, है ना। तो ये लाल सागर और ये इंडिया, तो इस रास्ते से हो रहा होता था। लेकिन बाद में परिस्थिति बदला और इस व्यापारिक मार्ग पर अरबों और इटली का व्यापारी का एक अधिकार था। मतलब इटली और अरब ये दोनों मतलब इससे होकर के भारत में मतलब व्यापार करते थे। इसके बाद अब क्या कारण बना कि नया खोज हुआ, सी रूट का खोज हुआ। सबसे पहला चीज़ तो आप ये जानिए कि भारत को ऐसा नहीं कि पहले के लोग नहीं जानते थे, बिल्कुल जानते थे। लेकिन केप ऑफ गुड होप एक जगह है, वहाँ से हो करके आने का काम जो किया वो वास्को डी गामा किया। जैसे आप देखिए, मैं यहाँ आपको केप ऑफ गुड होप दिखा रहा हूँ। ये देखिए नक्शा में, ये पुर्तगाल है और ये कुछ ये लोग ऐसे आए थे और केप ऑफ गुड होप देखिए ये जगह दिए हैं मैप में, और फिर ये कालीकट गए थे। तो मतलब इस रास्ते से जो आने का काम किया, सबसे पहला ये जो सी रूट खोजा गया ये पुर्तगालियों के द्वारा ही खोजा गया और इसका नाम वास्को डी गामा था। इसके बाद फिर नई खोज का कारण क्या था, ऐसा क्या परिस्थिति बना कि नया खोज हुआ। तो सबसे पहले कुस्तुनिया का पतन, जो कुस्तुनिया जो है ये 1453 में ओटोमन साम्राज्य कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया, तो ये एक फैक्टर बना। दूसरा एकाधिकार, है ना, एकाधिकार कहते हैं कि जैसे अरब और इटली ये दोनों देश जो थे, जैसा कि हम पहले बताए कि व्यापारिक मार्ग पर इनका पूरा बोलबाला था। कौन सा व्यापारिक मार्ग? स्थल मार्ग से लाल सागर वाला जो रास्ता है वहाँ पर इनका बोलबाला था। तो इसमें पुर्तगाली लोग बेचारे पीछे पड़ जाते थे, है ना। इसलिए पुर्तगाली कुछ ऐसा रास्ता खोजना चाहते थे जो उनको मतलब हमेशा के लिए वो यूज कर सकें और दुनिया के साथ वो अपने कॉमर्शियल रिलेशंस को बढ़ा सकें। और बाद में एक काल्पनिक रेखा भी 1494 में खींचा गया, इसको आप देख लीजिएगा, है ना, अटलांटिक महासागर में, जिसमें ईसाई और गैर ईसाई को अलग किया गया, दुनिया को बांटा गया। इसके बाद वास्को डी गामा का भारत आगमन। देखिए, पुर्तगाली भारत में पहले आने वाले यूरोपीय बने, ये हम लोग जानते हैं। और 20 मई, डेट याद रखना है, 20 मई 1498 को सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचते हैं। और ये वास्को डी गामा उसने अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को पार कर अरब सागर का रास्ता तय किया। तो आपको बताए कि किस तरीके से ये लोग आया, अटलांटिक महासागर पहले पार किया, उसके बाद दक्षिणी सिरा केप ऑफ गुड होप जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, और वहाँ से ये अरब सागर आए।
इसके बाद है भारतीय सहायता। चूँकि इंडिया आए तो ऐसा नहीं कि बिना सहायता के इंडिया में कोई घुस नहीं सकते थे, है ना। इसलिए अब्दुल मजीद, नाम याद रखना है, अब्दुल मजीद एक गुजराती व्यापारी था। उसने वास्को डी गामा का मतलब मार्गदर्शन किया था। इसके बाद कालीकट में ये लोग प्रवेश किए। कोझिकोड का एक बंदरगाह है, वहाँ उतरे, जहाँ का हिंदू एक शासक था जमेरिन, उसने इसका स्वागत किया। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब देखिए वास्को डी गामा जब आया तो उसके पास बहुत सारी चुनौतियाँ भी था। क्या चुनौती था? अरबों का विरोध। पहला कि मालाबार तट पर पहले से ही व्यापार कौन कर रहे थे? अरब कर रहे थे। अब अरब पहले से व्यापार कर रहा है मालाबार तट के पास, तो बताइए वास्को डी गामा पहुँच गया तो वास्को डी गामा से तो विरोध होगा। वो बेचारा दुश्मनी बेवजह का मोल लिया वास्को डी गामा से, है ना। कस्टम ड्यूटी विवाद, वास्को डी गामा कालीकट में कस्टम ड्यूटी नहीं चुका पाया। आपको मालूम है कि कोई भी अगर हम क्षेत्र पार कर रहे हैं तो वहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मतलब कस्टम ड्यूटी को उसको चुकाएं। तो ये भी यहाँ पर पॉइंट आउट था। हिंसक झड़प, जमेरिन के अधिकारियों द्वारा पुर्तगालियों को पकड़े जाने के जवाब में, है ना, वास्को डी गामा ने कुछ स्थानीय मछुआरों को जबरन मतलब बंदी बना लिया। तो ये 3 चुनौतियाँ और संघर्ष वास्को डी गामा को आते के साथ हुआ, भारत में जब लैंड किया। इसके बाद पुर्तगाली गवर्नर और नीतियाँ। अब देखिए इनके कुछ गवर्नर हुए, उसके नीति के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे कि आखिर पॉलिसी क्या था उनका, है ना। तो देखिए पहला फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, आप अल्मेडा याद रखिएगा, ये 1505 से 9 तक भारत में रहा, पुर्तगाली गवर्नर रहा। और इसका सबसे बड़ा चीज़ था ब्लू वाटर पॉलिसी। हमारा इसका मुख्य उद्देश्य जो था, भूमि पर किलेबंदी करने की बजाय हिंद महासागर पर पुर्तगाली नौसेना, है ना, का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। क्योंकि उसको पता था कि अगर नौसेना में यहाँ मेरा अगर मतलब हस्तक्षेप हो जाता है और यहाँ हम सैन्य ताकत को मजबूत कर लेते हैं तो इंडिया आने में भी एक बार सोचना पड़ेगा और हम लोग पुर्तगालियों का एक छत्र राज रहेगा। कुछ ऐसा इनका था। इसके बाद है संघर्ष और विजय। 1560 में पुर्तगाली नौसेना गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े से हार गई। अब समझिएगा, गुजरात और मिस्र का एक संयुक्त बेड़ा था, वो पुर्तगाली हार गए थे, है ना। 1508 में अल्मेडा ने गुजरात और मिस्र की नौसेना को पराजित कर अपना वर्चस्व स्थापित किया, है ना। तो 1507 में पुर्तगाली नौसेना तो हार गया, किससे? गुजरात और मिस्र के संयुक्त सेना से, बट बाद में ये जीते भी। इसके बाद आए अल्बुकर्क। देखिए अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हमको पता है कि मतलब ये जो अल्मेडा था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, समुद्री रणनीति को थोड़ा ठीक किया, ये सब बढ़िया किया। बट मेन जो बस वास्तविक संस्थापक था वो अल्बुकर्क था। अब इसने क्या काम किया? तो ये सबसे पहले गोवा पर अधिकार किया। इसने विजयनगर साम्राज्य की मदद से बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया। तो आदिल शाह को हराया कौन? अल्बुकर्क, है ना। और कब्जा कौन कहाँ किया? बीजापुर में किया। इसके बाद सामरिक विस्तार, भटकल जो है विजयनगर से प्राप्त हुआ था, भटकल, हॉर्मुज और मलक्का पर अधिकार किया। कौन? अल्बुकर्क। तो भटकल, हार्मुज और मलक्का पर भी अधिकार किसने किया? मतलब अल्बुकर्क ने। सामाजिक नीतियाँ क्या था? देखिए इसका जो सामाजिक नीतियाँ था ना, ये बहुत तेज था। अल्बुकर्क पुर्तगाली पुरुष जो था उसको कहता था इंडियन महिला से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। सती प्रथा पर रोक लगाने का भी प्रयास यही किया था। तो याद रखिएगा कि अल्बुकर्क ऐसा पहला राजा था जिसने सामाजिक सुधार के दिशा में कदम उठाए थे भारत में। इसके बाद नीनो दा डी कुन्हा, ये राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन में कोचीन से हटाकर गोवा राजधानी कर दिया था ये, है ना। अब भौगोलिक विस्तार, बसीन और द्वीप को पुर्तगाली नियंत्रण में मिला लिया, तो ये भी काम इसी का है। इसके बाद पुर्तगाली बस्तियां और किलेबंदी। अब देखिए कहाँ कहाँ ये किलेबंदी किया था, थोड़ा समझें। पश्चिम साइड देखिए, पश्चिम इस साइड है ना। तो इधर जो है गोवा, मुंबई, दमन और दीव, यहाँ पे ये मतलब किला बनाया था अपना कि कोई नहीं आएगा, है ना। मतलब समुद्री रास्ते से या जो आना चाहे कभी आ नहीं सकता, है ना। मतलब इसको भी चैलेंज दिया गया। मालाबार तट देखिए, मालाबार तट जो है ये कोचीन, कन्नौर, मंगलौर, कालीकट, ये सब मालाबार तट में ये किला बनाया। पूर्वी तट में सैंथोम,
नागपट्टिनम, ये सब जगह में किला बनाया। और बंगाल में हुगली सतगांव के पास मतलब ये किला बनाया। इसके बाद देखिए 1843 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी गोवा से पांजिम नोवा गोवा स्थानांतरित कर दी। तो आपको मालूम है कि पहला कोचिन से गोवा किया था और गोवा से फिर है ना पांजिम, ये सब जगह में किया। अब हम लोग प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या था प्रशासन व्यवस्था, उसका क्या था, राज कैसे चल रहा था उसका, मतलब पुर्तगाली का। तो देखिए व्यापारिक व्यवस्था और प्रशासन। व्यापारिक व्यवस्था किसको कहते हैं, कॉमर्शियल मैनेजमेंट। तो यह एक नौसैनिक लाइसेंस प्रणाली थी, है ना, नौसैनिक लाइसेंस प्रणाली था जो कॉर्टेज सिस्टम कहते हैं कि अगर हिंद महासागर में व्यापार जो हो रहा है जहाज का, है ना, पुर्तगालियों से कॉर्टेज खरीदना पड़ता था, है ना, मैंने पास लेना पड़ता था उसको। मुगलों पर प्रभाव क्या था, मुगल बादशाह अकबर को भी, है ना, समुद्र में अपने जहाज भेजने के लिए पुर्तगालियों से यह परमिट लेना पड़ता था। मतलब सोचिए पुर्तगाली आकर के वो कितना मतलब आगे चला गया। वो अकबर भी परमिशन लेता था पुर्तगाली से, हमारे देश हम ही को डकैती, है ना। इसके बाद फिर देखिए समुद्री समुद्री डकैती में था, परमिट के बावजूद पुर्तगाली अक्सर अरबी व्यापारिक जहाज़ों को लूट लेते थे। मतलब सोचिए अचालक दल की हत्या कर देते थे। एक तो तुम कॉर्टेज सिस्टम के तहत दिए हो भाई, पास दिए हो, अब पास दे करके भी उसके बाद जो जहाज़ गुजर रहा है रात में लूट लिया। मैंने सोचिए कितना खौफनाक था पुर्तगाली लोग, और सबसे अंतिम में गया। पुर्तगालियों के मुगलों के साथ संबंध। अब देखिए कुछ मुगल के साथ संबंध के बारे में बात करें, जो कि उस समय मुगल का राज चल रहा था। अकबर, तो अकबर तकनीकी ज्ञान से प्रभावित था। उसने धर्म पर चर्चा के लिए पुर्तगाली पादरियों को आमंत्रित किया। याद रखिएगा रुडोल्फ एक्विविया और एंटोनियो मोनसेराट, ये दोनों को आमंत्रित किया था डिस्कशन के लिए। आपको मालूम है कि मनसबदारी सिस्टम और ये अकबर का इबादत खाना वगैरह ये सब जो था कुछ ना कुछ धर्म से ये सब रिलेटेड था, धार्मिक डिस्कशन से। तो पुर्तगाली को भी कहा कि आइए जरा, है ना, ज्ञान बांटिए हम लोग को भी। जहांगीर, मुगल जहाज़ों पर कब्जा करने पर जहांगीर ने हर्जाना वसूला, है ना। अब अकबर तो बेचारा थोड़ा सा माना, वो भी अकबर को भी परेशान किया ही पुर्तगाली, लेकिन जहांगीर नहीं सुना। जहांगीर काल में ही पुर्तगालियों ने अंग्रेज के भारत आगमन का कड़ा विरोध किया। अब सोचिए जहांगीर, सर टॉमस रो आया, है ना, और क्या हुआ वो सब आपको आगे के क्लास में बताएंगे। बट यहाँ पर क्या हुआ कि जहांगीर के काल में ही विरोध हुआ था, अंग्रेज उसी के काल में पहुँच रहा था, अपना कदम स्थापित कर रहा था भारत में। शाहजहाँ पुर्तगालियों की धार्मिक कट्टरता और दुर्व्यवहार के कारण मुगलों ने हुगली पर आक्रमण किया, पुर्तगालियों को वहाँ से खदेड़ दिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पुर्तगाली को भी खदेड़ा गया, मतलब शाहजहाँ के काल में। इसके बाद देखिए धार्मिक नीतियाँ और असहिष्णुता। ईसाई, अब धार्मिक नीतियाँ क्या था इसका, ईसाई धर्म का ये लोग प्रचार कर रहा था। पुर्तगाली में मिशनरी आए और उसके बाद फिर सबको ईसाई बनाने पर तुले हुए थे। असहिष्णुता, शुरुआत में हिंदुओं के प्रति उदार थे लेकिन बाद में फिर हमेशा कट्टर हो गए ये लोग। गोवा इन्क्विजिशन, बाद में गोवा इन्क्विजिशन लागू हुआ जिसके तहत स्थानीय लोगों पर भयंकर धार्मिक अत्याचार भी किए गए। तो ये सब चीज़ है इसमें। इसके बाद देखिए पुर्तगाली साम्राज्य का पतन हुआ, कैसे हुआ देखिए, स्पेन के साथ विलय। 1580 में पुर्तगाल का स्पेनिश साम्राज्य में विलय हो गया। आप समझ रहे हैं, 1580 में पुर्तगाल का स्पेनिश साम्राज्य में विलय हो गया, 1580 में, है ना, मतलब स्पेन के साम्राज्य में। इसके बाद प्रतिद्वंदियों का उदय, शक्तिशाली डच और ब्रिटिश नौसेना आ गया, तो बेचारा ये झोला उठा कर भागना पड़ा इसको। विजयनगर का पतन। अब देखिए तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य के पतन से गोवा पर व्यापारिक महत्व कम हो गया, तो ये भी एक रीजन था। भ्रष्टाचार, पुर्तगाली अधिकारी राज के बजाय वो अपना निजी धन में लगा हुआ था कि हमको पैसा हो जाए, है ना, तो ये भी एक कारण था। कुछ हम टाइम पीरियड जान लेते हैं। 1596, तो डच ने दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगाली को पराजित किया। कब, 1596 में, है ना। मतलब सोचिए 1498 में आया, 1500 में, 100 साल में ये लोग का फिर मैंने अस्त तय हो रहा था, है ना। तो और सूरत में नौसैनिक युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगाली को बुरी तरह हराया, तो सवाली में ये हुआ। बम्बई अंग्रेजों को दहेज के रूप में दिया गया 1661 में, याद रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बम्बई, मालाबार तट के सभी पुर्तगाली किले डच के अधिकार में चले गए।
तो मालाबार तट पर पहले वो कब्जा जमाए हुए था, जितना पुर्तगाली किला था सब चला गया डच में। मराठों ने दादर और नगर हवेली पर कब्जा कर लिया 1779 में, मतलब उसका जितना था सब बेचारा का लूट उठ गया, है ना। पुर्तगाली शासन का अंतिम दौर और वापसी। अब देखिए इसमें क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, पुर्तगाल का अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत को स्वतंत्रता मिलने के आसपास ही चले गए, है ना। लेकिन पुर्तगाली बहुत देर से गए, गोवा दमनदीप छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, मतलब इतना स्टोबॉर्न था, इतना जिद्दी था ये। 1954 की घटना, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस ने दादर पर, है ना, और आज़ाद गोमांतक दल ने नगर हवेली को पुर्तगाली नियंत्रण से मतलब मुक्त कराया 1954 में। ऑपरेशन विजय 1961 कूटनीतिक प्रयास विफल होने के बाद दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने गोवा पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। मतलब सोचिए इंडियन आर्मी और है ना इंडियन सेना जो था वो सैन्य कार्रवाई शुरू किया ऑपरेशन विजय 1961 में। आत्मसमर्पण 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगाली गवर्नर था एंटोनियो वसालो ई सिल्वा, है ना, ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए, तब भागाई। 450 वर्षों के बाद पुर्तगाली शासन समाप्त हुआ, गोवा दमनदीप को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया, है ना। तो ये आपका है उस समय पुर्तगालियों का महत्व और भारत पर प्रभाव। अब देखिए पुर्तगालियों का महत्व क्या था, प्रथम और अंतिम थे, पहले आए देर से गए, है ना। वास्तुकला क्या था, तो गोथिक वास्तुकला की शुरुआत पुर्तगाली का देन है। तंबाकू का खेती भी देखिए, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब भारत इसी का देन है। अल्बुकर्क द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया, आपको मालूम है ना, अल्मीडा के बाद जो आया था, तो पहला सामाजिक हस्तक्षेप था। तो ये पूरा हम लोग जाने। अब देखिए वास्को डी गामा, ये सी रूट आपको बता दिए, ये लिस्बन था 1497 में ये चलता है, और ये है ना, और यहाँ देखिए 1498 में ये पहुँचता है यहाँ केरला, है ना। मैप से हम लोग थोड़ा देख रहे हैं। और इसके बाद देखिए इसका कुछ मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठिकाना है पुर्तगाली का। जैसे ये देखिए हुगली में, वेस्ट बंगाल में भी यहाँ बनाया था ये अपना किला। और ये सेंट थॉमस माउंट था, है ना, यहाँ भी देखिए बनाया। और ये तमिलनाडु, है ना, नागपट्टनम में बनाया। और कोचीन देखिए आपका यहाँ पर इस लोकेशन में, यहाँ भी किला ये अथी किया था। और गोवा साइड, है ना, चौल, ये सब जगह में तो एक बार देख लें। देखिए वसीन वही है, वसीन वही जगह है। तो ये सब इसका मेन पॉइंट था, है ना। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पूरा पुर्तगालियों के बारे में हम लोग पढ़े, है ना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इम्पोर्टेंट नोट्स को हम अवेलेबल करा देंगे आप सबके लिए, है ना। फिर अगले क्लास में हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।